हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आ गए हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए जानेंगे इसका सॉल्यूशन बिल्कुल विस्तार के साथ। तो आप लोग पूरा क्लास जरूर देखा करें। पहला नंबर प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के अन्य किस राज्यों से मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक में है असम, दो में है नागालैंड, तीन में है मणिपुर और चार में है सिक्किम। तो ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो भारत के अन्य किस राज्य से मिलती है, तो ये असम और क्या कहता है नागालैंड से मिलती है। तो एक और दो हो जाएगा। इसका राइट आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, ये तो हुई इसके आंसर की बात। वहीं आपको पता है कि जब बात आती है असम के साथ इसकी, तो ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की लंबी सीमा लगती है इसके साथ। अगर पूछे कि कौन सीमा, तो लंबी सीमा लगती है, ध्यान दीजिएगा। वहीं नागालैंड की अगर हम बात करें, तो नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश का क्या है, एक छोटा सीमा लगता है, छोटी सीमा लगती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में, तब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा असम और नागालैंड तो आपको पता होगा कि अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश से, तो ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो भारत की सीमा चीन, भूटान और किसके साथ लगता है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो म्यांमार के साथ लगता है। किसके साथ, तो चीन, भूटान एवं म्यांमार के साथ लगती है। ये पॉइंट भी आपको लिख लेना है। ये प्रश्न भी इससे आपको बन सकता है। वहीं किसकी बात आई है, अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में काफी बार पूछा गया है कि नाम दफा नेशनल पार्क, कौन पार्क, तो नाम दफा राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ARPR आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा सियांग, जिसको ब्रह्मपुत्रा नदी, सुबनसिरी, कामेंग, तिरप, ये सब क्या है, अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये भी एक पॉइंट आपके लिए बनेगा। तो देखिए एक प्रश्न में आपको कितनी सारी जानकारी मिल गई। इसी तरह बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, और पॉलिटी ज्योग्राफी का मिक्स प्रश्न मिलेगा। पॉलिटी का प्रश्न देखिए अब आ चुका है। भारतीय संविधान सभा का द्वितीय सत्र कब से कब तक रहा था। यहाँ आपसे सत्र का पूछा जा रहा है, और भारतीय संविधान से जो भी प्रश्न बनते हैं आपको कई बार हम पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, तो ध्यान दीजिएगा 11 सत्र हुआ था। कितना, तो 11। उसी में से आपका पूछ रहा है द्वितीय सत्र कब से कब तक रहा था, तो ये रहा था 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, वहीं और अगर हम बात करें तो और क्या है आपको ध्यान में रख लेना है जो आपसे पूछ सकता है। ये तो हुआ द्वितीय सत्र की बात। आपसे अगर पूछे कि संविधान सभा का, जो पूछ सकता है संविधान सभा का प्रथम सत्र या फिर प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। तो ये हुआ प्रथम सत्र।
द्वितीय सत्र का हम क्वेश्चन से जान गए। वहीं तृतीय सत्र की बात कर ले तो कम से कम प्रथम और द्वितीय और तृतीय 3 का ध्यान रखना होगा आपको। तो तृतीय सत्र है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भी हुई थी, इसलिए आपको प्रथम सत्र तो ध्यान रह जाएगा। संविधान सभा का तृतीय सत्र चला था 28 अप्रैल 1947 से कब तक, तो 2 मई 1947 तक। ठीक, ये बात आपको लिख लेना है। वहीं बात करें और क्या आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, चूंकि 11 सत्र हुआ था तो 11वां भी 11वां एवं अंतिम सत्र इसको कहेंगे। 11वां एवं अंतिम सत्र कब हुआ था ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता। तो 14 नवंबर 1949 से कब तक, 26 नवंबर 1949 तक। एक जगह आप इसको लिख लीजिएगा। और आपको अच्छे से पता है कि 26 नवंबर 1949 का डेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये डेट हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। तो देख लीजिए एक डेट से और कितने सारे डेट आपको जानकारी मिली। तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। राजमहल पहाड़ी निम्न में से किसका भाग है? किसकी बात हो रही है, तो राजमहल पहाड़ी की बात हो रही है। तो अगर इसके भाग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये है छोटा नागपुर पठार का भाग। किसका? छोटा नागपुर का पठार का भाग हो जाएगा। वहीं बात करें तो राजमहल पहाड़ी की जब चर्चा आई है तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में जो आपको सॉल्यूशन दिया जाता है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परगना क्षेत्र में स्थित क्या है, पर्वतमाला है। ये एक पॉइंट इसमें आपको लिख लेना है, क्या है, पर्वतमाला है। और अगर हम बात करें सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन नंबर ए का, तो यहाँ से लिख देते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सतपुड़ा पर्वत। तो ध्यान होना चाहिए कि सतपुड़ा पर्वत जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा की श्रेणी किस भाग में स्थित है, तो भारत के मध्य भाग में स्थित है। और इसी में ध्यान रखिएगा कि सतपुड़ा श्रेणी में पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्या कहता है, महादेव की पहाड़ी। कौन पहाड़ी, तो महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी स्थित है। तो ये भी प्रश्न एक आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर आपसे राजमहल पहाड़ी पूछ लिया था, अगर महादेव पहाड़ी पूछ लेगा तो ध्यान होना चाहिए। वहीं अरावली पर्वत की अगर बात कर ले तो ये पता है कि प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाता है। ठीक, इसका उदाहरण हो जाता है। और वहीं विंध्याचल श्रेणी का विस्तार की बात कर लेंगे तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा कहाँ तक है, छत्तीसगढ़ तक है। 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बनाया गया था राजकुमारी अमृत कौर को। किनको, तो राजकुमारी अमृत कौर को। वहीं आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री होने का श्रेय भी इन्हीं के पास है। ठीक, तो ये एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और अगर बात करें गजनफर अली खान का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इनसे आप ध्यान रखिएगा कि अंतरिम सरकार में ये क्या थे, ये अंतरिम सरकार के समय क्या थे, ये स्वास्थ्य मंत्री।
कौन? गजनफर अली खां। लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में कौन हो जाएंगी? तो राजकुमारी अमृत कौर। इस बात को आपको ध्यान रख लेना। वहीं ऑप्शन बी था सरदार बलदेव सिंह। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सरदार बलदेव सिंह। तो इनकी अगर बात करें तो आपको पता होगा कि ये 1946 में गठित क्या? अंतरिम सरकार। और इसमें ध्यान रखिएगा तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, यानी कि दोनों में ये कौन मंत्री थे? ये आपसे पूछ सकता है। तो ये रक्षा मंत्री थे। क्या थे? तो रक्षा मंत्री थे। तो ये भी ध्यान रख लेना, हो सके मिलान के रूप में आपसे पूछ दिया जाए। और अगर बात करें जॉन मथाई की, तो जॉन मथाई से आप ध्यान रखिएगा कि ये अंतरिम सरकार के समय कौन मंत्री थे? तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मामले के मंत्री थे। कौन? जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में अगर बात कर लेंगे तो तब हो जाएंगे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। तो प्रश्न में आपको जरूर देखना है कि अंतरिम सरकार के समय पूछा जा रहा है या स्वतंत्र भारत के समय पूछा जा रहा है। तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी तट के दिए गए स्थानों में कौन सबसे उत्तर में स्थित है? पूर्वी तट की बात हो रही है, ठीक। और इसमें हमें बताना है कि सबसे उत्तर में स्थित कौन है। और हाँ, सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले क्या क्या है। काडीनाडा, यनम, और क्या कहता है पुदुचेरी, कराईकल। तो इसमें अगर हम बात करें तो चारों स्थान में जो सबसे उत्तरी स्थल हो जाएगा वो काकीनाडा कीजिएगा जी, इसको काडीनाडा लिख दिया गया है, काकीनाडा कीजिएगा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। यानम, पुदुचेरी, कराईकल, काकीनाडा में काकीनाडा। और ये पूर्वी तट पर काकीनाडा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। काकीनाडा बंदरगाह है। क्या है? तो बंदरगाह है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक। और ये सब चारों जो है मुख्य स्थल हैं। तो क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्य 4 स्थल में से 3 स्थल हैं। कौन कौन? जो आपको यहाँ पर पता दिया हुआ है नाम का, ठीक। वही बात करें और आपसे क्या पूछ सकता है इसमें, देखिए यानम जो है ये भी आंध्र तट पर है, जबकि पुदुचेरी और ये कराईकल जो है ये दोनों की बात करेंगे तो तमिलनाडु तट पर है। और यहाँ यानम भी कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के तट पर। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे की ओर चलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन रहे तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? हम आपको पिछले क्लास में ही ज्योग्राफी पॉलिटी के सारे समिति के अध्यक्ष कौन थे पढ़ा चुके हैं। अगर यहाँ प्रारूप समिति के सदस्य पूछा जा रहा है, सदस्य की बात आई है, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे, क्या थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे ना, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से देखिए एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये तीनों सदस्य थे। लेकिन जो नहीं सदस्य थे वो थे बीटी कृष्णा मचारी। तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। और कौन कौन शामिल थे उनका भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो ये भी पता होना चाहिए कि 7 सदस्यीय, कितने सदस्यीय?
तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त कितना? तो 7 सदस्यीय, ये भी पूछ लिया जाता है। और 7 सदस्यीय टीमों में देखिए 3 का तो नाम आपको पता चल गया कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे, एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे, और इसमें शामिल थे BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर थे, जो कि प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। ये बात आपको पता भी होगा। और कौन थे इसमें शामिल? KM मुंशी थे, KM मुंशी, BL मित्रा, DP खेतान। तो देखिए 4 सदस्य ये हो गए, 3 आपको ऑप्शन में ही पता चल गया, तो 4 3 7, और जो सदस्य नहीं थे उनके बारे में भी पता चल गया। आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। जाबो जल संरचना किस राज्य की पारंपरिक जल संरचना है? संरक्षण क्या है? जाबो। तो ध्यान दीजिएगा, ये है कहाँ का? तो नागालैंड राज्य का। इस तरह से ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है। जाबो जल संरक्षण यहाँ है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिए, गलत दिया हुआ है, एक जगह आपका क्या होना चाहिए था? नागालैंड। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आंसर टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। वहीं बात करें जाबो का अर्थ क्या होता है? तो जाबो शब्द का अर्थ होता है अफवाह को रोकना। और नागालैंड का ये जाबो जल संरक्षण संरचना है, पारंपरिक है, ध्यान दीजिएगा। वहीं इसी तरह से आपको ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में पूछ दे तो कि कैसी जल संरक्षण संरचना है? पारंपरिक जल संरक्षण संरचना की बात करें तो कुल और खतरी जल संरचना है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। मिलान के रूप में आपसे दे सकता है। वहीं राजस्थान भी था ऑप्शन में, तो राजस्थान का ध्यान रख लीजिएगा कि जल संरक्षण का क्या है? कई पारंपरिक संरचना है, जैसे कि यहाँ आपको है टंका, खादीन, कुंडी, जोहड़, ये सब राजस्थान का हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ऑप्शन डी में था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड की अगर बात करें तो नौला, सबसे आसान इसी का याद रहेगा, नौला। जाबो कहाँ का? तो नागालैंड का। तो ये चारों ऑप्शन का आपको पता चल गया किस राज्य की पारंपरिक जल संरक्षण संरचना कौन सी है। ठीक, चलिए 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और ये बिहार शिक्षक संबंधित क्या है? जानकारी है। तो आप लोग जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट जो भी है कर दिया कीजिए। आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है, उसके बाद भी आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है। और बिल्कुल NCERT बेस्ड आपकी डिमांड पे सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। जो आपका कमेंट में सजेशन आता है उसका क्लास आपको दिया जा रहा है। फिर भी आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा दुख तो लगता है। इसलिए प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट भी किया कीजिए। आगे के प्रश्न पे बढ़ेंगे। और ज्योग्राफी पॉलिटी का आज मिक्स प्रश्न है। बेलीगटन द्वीप किस राज्य में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? तो केरल राज्य में। और ये भी ध्यान रखना है बेलीगटन द्वीप से ही कि भारत का सबसे बड़ा क्या है? ये कृत्रिम द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो कृत्रिम द्वीप है। कौन? बेलीगटन द्वीप। पूछा गया है कई बार,
तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है। और केरल में भी ध्यान रखिएगा कि कोच्चि शहर के निकट है, केरल राज्य के कोच्चि शहर के निकट है ये द्वीप। ठीक, वही बात करें और अगर हम इसमें जानकारी की तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इस द्वीप का नाम जो है मद्रास के गवर्नर और क्या कहता है, बाद में भारत के वायसराय रह चुके बेलीगटन के नाम पे रखा गया है, बेलीगटन के नाम पर रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको लिख लेना है। आगे की प्रश्न को देखेंगे। भारत के किस क्षेत्र में सोलास वन की उपस्थिति है? कौन सा वन? तो सोलास वन। तो इसकी उपस्थिति है जो सुदूर दक्षिण क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें तो ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी हुआ और क्या कहता है पालनी पहाड़ी की बात कर ले। ये सब पहाड़ी पर जो पाए जाते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन, यही सबको क्या कह दिया जाता है, सोलास वन। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं सोलास वन में अगर बात कर लीजिएगा कि पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष में कुछ नाम, तो जैसे मैग्नोलिया का वृक्ष, किसका वृक्ष, तो मैग्नोलिया हुआ, लैरेल हुआ, सब एनसीईआरटी बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। सिनकोना तो जरूर सुने होंगे आप लोग, सिनकोना हो गया, क्या कहता है यूकेलिप्टस भी सुने होंगे, यूकेलिप्टस हुआ। ये सब क्या है, प्रमुख हैं वृक्ष में, और जो कि कहाँ के, तो सोलास वन में पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और सोलास वन से संबंधित पर्वत श्रृंखला जो है उष्णकटिबंध में पड़ता है। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश काल के किस एक्ट में पहली बार कंपनी शासन के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का उपबंध उपस्थित था? तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न अधिनियम से पूछ ही लिया जाता है और ये अधिनियम में हो जाएगा 1833 का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये बात हो गई। और ये जो प्रश्न पूछा गया है इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। वही बात करें यहाँ पर क्या है, 1813 है। तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष ये पूछ सकता है 1,00,000 रुपया व्यय करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। व्यय करने की क्या कराई गई थी, व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार। और बाकी आपको ये कई बार पढ़ाएं कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथ से ले लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। ठीक, और अगर बात करें 1833 के विभिन्न प्रावधानों में से एक प्रावधान था कि कंपनी शासन में सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का परीक्षा का उपबंध किया गया था, लेकिन उस टाइम लागू नहीं हुआ था। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि लागू नहीं हुआ था, बल्कि ये उपबंध उसके लिए किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा 1833 होगा।
और आरआरएम पूछता ना यही, ये तो उपस्थित था, अगर यही पूछ दे आरआरएम कब हुआ, तब चार्टर एक्ट 1853 ध्यान रखना है। अगर पूछ दे कि ये चीज आरआरएम कब हो गया था, किस अधिनियम में, तब 1853। ठीक। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? कौन नदी की बात आई है? नर्मदा नदी का। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना। कौन हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना, जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं अगर बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी, क्या कहता है, कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। उसी तरह से अगर हम बात कर ले कुछ परियोजना का जो एग्जाम में रिपीट होते रहता है, आपसे पूछ लिया जाता है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना देखिए रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछता है। तो इडुक्की परियोजना पहले है कहाँ? तो केरल में। किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरियार नदी। कौन नदी हो जाएगा? तो पेरियार नदी। उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले उकाई परियोजना, उकाई परियोजना, तो ये आपका कहाँ है और किस नदी पर? तो उकाई परियोजना है गुजरात में, और किस नदी पर? तो ध्यान रखना है ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर। उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, तो ये कहाँ है? तो ये है आपका उड़ीसा में। किस नदी पर? तो महानदी, महानदी पे। एक आपसे काफी पूछ लिया जाता है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। जो जो रिपीट होते हैं इम्पोर्टेंट है। और किस नदी पर? तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। तो नदी और राज्य और परियोजना तीनों आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक। और ये सब इम्पोर्टेंट में से एक है, इसलिए स्टार मार्क कर लिया कीजिए। आगे की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान सभा के तहत गठित मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। कौन हो जाएंगे? तो जे.बी. कृपलानी। चूंकि अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की बड़ी समिति में से एक थी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार, इसी में अगर बात करें यही सब का अगर बात कर ले, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, जनजाति एवं बाहरी क्षेत्रों के मतलब सलाह के लिए ये सब समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसे इन मामलों का क्या कहा जाता था? सलाहकार समिति, सलाहकार समिति कहा जाता था। और इस सलाहकार समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ पटेल को। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं ऑप्शन बी में था H.C. मुखर्जी। तो H.C. मुखर्जी जो थे ना, ये अल्पसंख्यक 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 उप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। वहीं गोपीनाथ बोरदोलोई की अगर हम बात कर लेंगे तो ये उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे, उप समिति के अध्यक्ष थे। आपको पहले ही बोले कि अल्पसंख्यक जनजाति यही सब के लिए क्या हुआ, ये एक सलाहकार समिति के रूप में गठन हुआ था। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए। और ए.बी. ठक्कर की अगर हम बात कर ले तो ए.बी. ठक्कर जो कि आंशिक रूप से बाहर रहे पूर्व क्षेत्र के लिए, बाहर रहे पूर्व क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं
और सेशन को लाइक कर दिया कीजिए, बार बार आप लोग को बोलते हैं, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति एवं संबंधित क्षेत्र के सुमेलित करें, यही आपको बोला जा रहा है। ये तो पता चल गया कि जो भी जनजाति है अफ्रीका महाद्वीप की दी गई है और उससे हमें संबंधित क्षेत्र से मिलान करना। पहला है बुशमैन जनजाति, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल से। तो ये का तो आपका हो जाएगा 2 नंबर, मिलान करेंगे तो। वही बात करें कि बुशमैन जनजाति से अगर आपको पूछ दे तो ध्यान रख लीजिएगा कि इसकी उपस्थिति की अगर बात आएगी तो बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है बुशमैन जनजाति। वही बात करें पिग्मी की, तो पिग्मी हो जाएगा कांगो बेसिन से संबंधित, तो बी का हो जाएगा आपका 2 नंबर। और पिग्मी जो है दक्षिण अफ्रीका के कांगो बेसिन की जनजाति है। यहाँ पे क्या है? बहु, तो अगर बहु नहीं जी, बहु दिया बताइए, यहाँ पे बद्दू कर लीजिएगा, क्या होना चाहिए? बद्दू जनजाति। बहु कौन जनजाति? बद्दू जनजाति की बात करें तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? सहारा मरुस्थल से, तो सी का हो जाएगा आपका 1 नंबर। और लास्ट बात करेंगे मसाई, जो किससे संबंधित हो जाएगा? तो मसाई हो जाएगा यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका से संबंधित, तो डी का हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो यही तो हमें क्या करना था? मिलान करना था। आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? कई बार पूछा हुआ प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 2 में है कि संसद विधि द्वारा ऐसे शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करेगी। वही अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। ये भी मोस्ट रिपीटेड है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना है। अनुच्छेद 2 का हम जान ही गए। अनुच्छेद 3 में क्या क्या कहा गया है? तो संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में नाम क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकेगी। ये किस अनुच्छेद में है आपको? तो अनुच्छेद 3 में है, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न 15 नंबर, ईरी झील किस महादेश में स्थित है? ईरी झील की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है, उत्तर अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं ईरी झील से ध्यान रखिएगा कि कनाडा एवं कहाँ फैला है? तो यूएसए में फैला है, यानी कि अमेरिका में फैला है। कौन झील? तो ईरी झील जी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। वही बात करें तो कनाडा एवं यूएसए में ही ध्यान रखिएगा एक ओटोरियो झील भी। कौन झील? ओटोरियो झील भी। तो हो सके ईरी झील की जगह ओटोरियो झील रहे, तो ये भी कनाडा और यूएसए में ही स्थित है। और ईरी झील के तट पर ध्यान रखिएगा एक है नियाग्रा जलप्रपात, और इसी के समीप जो है यूएसए का एक शहर अवस्थित है। वो कौन शहर? तो बफेलो शहर स्थित है। तो इतना तह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, इसीलिए आपको लिख दे रहे हैं, ठीक। चलिए आगे की चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय संगठन सार्क से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक। किसकी बात आई है? सार्क की बात हो रही है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हमें सही कथन देखना है।
तो स्थापना वर्ष आपका क्या दिया है, 1985। तो सही दिया हुआ है कि 8 दिसंबर 1985 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। तो 1 नंबर तो सही हो गया। और एक देखिए सारे ऑप्शन में भी मौजूद है। दूसरा बात करें कि स्थापना स्थल ढाका, तो ये बात भी क्या है, सही है कि ढाका में ही इसका स्थापना हुआ था। तो 2 भी सही हो गया। तीसरा है इसके सचिवालय की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, काठमांडू। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। 4 नंबर की बात करें तो सार्क विकास कोष की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। तो चारों का चारों स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड सही दिया हुआ है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वही बात करें और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सार्क में कितने देश शामिल है, ये कई बार पूछा जाता है। तो कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल है। वो 8 देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो अफगानिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, और क्या, नेपाल हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, शॉर्ट में आपको लिख दे रहे हैं, पाकिस्तान हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 देश हो गए। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन भी 1985 में ढाका में आयोजित किया गया था, बांग्लादेश के ढाका में। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो हो जाएगा, अगर बात करें तो नीलगिरी है, अगस्त्यमलाई भी है, पंचमढ़ी भी है, जो नहीं है वो हो जाएगा नल्ला माला। क्या हो जाएगा, नल्ला माला। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यही आपसे पूछा यहाँ पर जा रहा है। वही बात करें तो नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व राज्य किससे संबंधित हो जाएगा, तो तमिलनाडु, केरल, और क्या कहता है, कर्नाटक से। अगस्त्यमलाई की अगर बात करें तो ये कहाँ, तमिलनाडु से, तमिलनाडु। पंचमढ़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। तो हमें क्या होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कई बार पूछा गया है, तो असम में है। नंदा देवी पूछ लिया जाता है, नंदा देवी जो कहाँ है, उत्तराखंड में। और ये सब बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यानी जैव मंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, एक सुंदरबन ध्यान रखिएगा, जो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। मिलान के रूप में भी आपको दे दिया जा सकता है। अगर आपसे पूछ ले पन्ना, पन्ना कहाँ, ये भी एमपी से संबंधित हो जाएगा। सिमलीपाल, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। नोकरेक की अगर आपसे बात कर ले तो नोकरेक कहाँ से संबंधित हो जाएगा, मेघालय से। एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं, यानी 18वां नंबर। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो, आपको क्लास कैसी लगती है, बताया करें। चूँकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लाया जाता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो आप लोग बस पढ़िए और सपोर्ट कीजिए। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आगे की प्रश्न को देखते हैं। कोमोरस द्वीपीय देश है, यह किस महासागर में स्थित है, तो यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ, तो हिंद महासागर में। वहीं बात करें तो ये जो है कोमोरस की अगर बात आई है तो ये बता दें आपको कि अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका महादेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से
किसकी दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश है, तीसरा सबसे छोटा, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, देश है। वहीं बात करें और क्या इसमें आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कोमोरस बहुत कम लोगों को नाम ध्यान होता है, द्वीपीय देश, तो कोमोरस की राजधानी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राजधानी है मोरोनी। क्या है? मोरोनी। उसी तरह से अगर इसकी मुद्रा आपसे पूछ दे तो मुद्रा ध्यान रखिएगा, कोमोरियन, कोमोरियन फ्रैंक, कोमोरियन फ्रैंक। ठीक। और ये भी ध्यान रखना है कि ये WTO का 165वां सदस्य देश है, 165वां सदस्य देश है, जो कि 2024 में बना है। तो ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। इसी तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल क्या था? देखिए कितना लेंदी प्रश्न आपको कर देता है, इसलिए बोलते हैं कोई भी चीज डिटेलिंग के साथ पढ़ा कीजिए। तो इनका जो कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। वही बात करें और अगर इसमें, तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक किनका कार्यकाल था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल था। तो इनका भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। और किन्हीं किन्हीं का जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा ध्यान रखिएगा, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूछ सकता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का आपसे कार्यकाल पूछ सकता है। तो 2004 से 2014 तक, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, और 26 मई 2014 से अभी जो जारी हैं कौन है? तो ये आपको अच्छे से पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक। वहीं बात करें, आपसे पूछ सकता है अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, पूछ लिया जाता है। तो इनकी अगर बात करें तो एक बार में सबसे कम अवधि तक की बात करेंगे तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक। आगे की चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियान का गठन किस वर्ष किया गया था? इसके पहले हम लोग सार्क का गठन जाने, उससे संबंधित पॉइंट जाने। यहाँ आसियान का पूछा जा रहा है, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1967 है, 1976 है, 1981 है, और क्या दिया हुआ है आपका 1989। तो 1967 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका अगर पूर्ण रूप की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ, पूछ लेता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। वहीं से अगर बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में क्या बताना है आपको, किसका फुल फॉर्म? आप सार्क का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, क्योंकि हम आपको वहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म नहीं बताएं तो ये आपका काम रहेगा बताना। ठीक। ये बात हो गई। इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें 10 देश शामिल है, ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना। और वो 10 सदस्य देश की बात कर ले, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड। तो ये आपको भी याद होगा, इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे। ठीक। और इसका जो गठन है कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक में किया गया था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। वहीं आसियान का मुख्यालय की बात कर ले तो मुख्यालय तो ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक।
चलिए आगे की चर्चा करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। भारत के प्रथम 3 मुख्य न्यायाधीशों का सही क्रम निम्न में से क्या होगा। यहाँ आपको क्रम दर्शाना है, तो ध्यान दीजिएगा, जिनको भी ध्यान होगा वो दर्शा ही लेंगे। हरिलाल जे कानिया, देखिए हर ऑप्शन में आपको फर्स्ट में नजर आ रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है किसके बाद कौन थे। इनके बाद थे एम पतंजलि शास्त्री, तो एम पतंजलि शास्त्री भी देखिए 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर तो कट हो गया। वही बात करें इसके बाद की, इनकी बात करें तो मेहर चंद महाजन हुए थे, तो कहाँ है मेहर चंद महाजन, तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा इसका सही क्रम 3 मुख्य न्यायाधीशों का, हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री और मेहर चंद महाजन। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर इनका आप कार्यकाल भी ध्यान रखना चाहें तो ये में कौन है, हरिलाल जे कानिया की बात हो रही है, हरिलाल जे कानिया, तो कार्यकाल इनका रहा था 1950 से 1951 तक। एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखना है, इसका वर्ष ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम एम पतंजलि शास्त्री की बात कर रहे हैं तो इनका कार्यकाल रहा 1951 से 1954 तक। ठीक, वही बात करें फिर है मेहर चंद महाजन, मेहर चंद महाजन, तो इनका कार्यकाल रहा 1954 से अब यहाँ पे डेट ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि इनका कार्यकाल रहा था 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक। ठीक, तो ये आपसे पूछ सकता है, इनका कार्यकाल भी पूछ सकता है। तो बस आज की क्लासेस में इतना ही, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगती है। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर हाइप जो भी है कर दिया कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू।